अभी प्रथम चरण में हमने आज भाई राजेश कुमार जी, जो हमारे साथ हमेशा गोष्ठियों में विराजमान रहते हैं, आज उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने का अवसर मिला। और अब हम बात करते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में, उनके साहित्य की यात्रा के बारे में, कैसे उनको साहित्य में रुचि हुई और किस तरह से वे अपने साहित्य की इस यात्रा में आगे बढ़े हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं से उनकी आवाज में। तो राजेश जी, स्वागत है आपका। बताएं अपने साहित्यिक जीवन की जी यात्रा। धन्यवाद। अब इसे साहित्यिक कहें या परिस्थिति जन्य कहें, तो मेरे अंदर डायरी लिखने की एक जो परिस्थितियां थी घर में, समाज में, तो एक डायरी लिखने की प्रवृत्ति मेरी बन पड़ी थी। और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आइदर गद्य पद्य लिखा करता था। तो कुछ उसमें वो मेरी निजी चीजें थी। कुछ छपवाने वगैरह की बात मैं सोचा नहीं करता था कभी। तो ऐसे प्रथम रचना एक मेरी सरिता में आई 1990 में। और फिर कादम्बनी में एक रचना छपी। और उस जमाने में एक पटना से पत्रिका निकलती थी, जागो बहन। डॉक्टर शांति ओझा थी, जिनके की पति जयप्रकाश जी के आंदोलन में पुलिस फायरिंग में बीएन कॉलेज के सामने मारे गए थे। आज भी उनकी मूर्ति वहां लगी हुई है। तो डॉक्टर शांति ओझा बहुत समय रेगुलर पत्रिकाएं निकलती थी उनकी, जागो बहन। तो जागो बहन में प्राय मैं अपनी रचनाओं को दिया करता था और वो छपती थी। वो बहुत उत्साहित भी करती थी। तो और एक और थे, हृदय नारायण निगम। वो भी सेंट्रल एक्साइज से रिटायर किए थे, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि थी। उनके पुत्र भी निगम प्रकाश नारायण चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो वो भी पत्रिका निकालते थे, उसमें भी मैंने भेजना शुरू किया। तो वो छपती थी उस तरह की स्थानीय पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं में छपती थी। मेरे घर में कुछ टीनेट्स रहते थे जो कि जेएनयू से थे, पास आउट। और यहाँ एबीसी आई एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करते थे। तो जनरल नॉलेज वगैरह का काम मुझको ही दिया जाता था। तो वो एक कलेक्शन का जो एक हॉबी मेरा वहाँ डेवलप किया। और रेगुलर मैं प्रतियोगिता किरण के लिए या प्रतियोगिता आयम के लिए या और भी प्रतियोगी पत्रिकाओं के लिए कंट्रीब्यूशंस दिया करता था। और उसमें छपती थी वो। एक जिले में मैं पदस्थापित था 1994 में। तो वहाँ कलेक्टर ने देखा कि इसको लिखने पढ़ने का शौक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लिखो। वो वहाँ उन्होंने एक ज्ञान गुहार पत्रिका निकलती थी जिला प्रशासन की, जी। साक्षरता से संबंधित थी। तो उसका सह संपादक मुझे बना दिया। और उन्होंने कहा कि एक किताब लिखो जिसमें कि युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो वहाँ एक किताब मैंने लिखा था, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। जी। तो वो किताब पूरे सभी सरकारी विभागों को, गवर्नर से लेकर और सभी सरकारी विभागों को, सबको भेजी गई थी। और जहाँ भी एग्जीबिशन लगता था सरकारी, वहाँ वो किताब बिकती थी। वाह। लेकिन उसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। वो किताब जो है वो डीएम साहब के रेजिडेंस पर मैं टाइप कराया करता था। क्योंकि कलेक्ट्रेट में बहुत सारे काम रहते हैं, तो रेजिडेंस पर वो ऑपरेटर फ्री रहता था। तो किताब पूरी टाइप हो गई थी। तो एक बार कलेक्टर साहब ने कहा कि राजेश तुम इसका कवर का पेपर पटना से खोज कर लाओ, नेवी ब्लू कलर का। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो पटना में जितने मार्केट थे मैंने सब जगह खोजा। तो वो एग्जैक्टली उनके चॉइस का नहीं मिला।
तो फिर मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर गया और रात भर जग कर मैंने कवर को और बैक्स को दोनों को डिजाइन किया स्केच पेन से। और नेक्स्ट डे मैं ले गया उनको दिखाने के लिए। तो वो उस समय कलेक्टरेट से आए थे और पता नहीं किसके ऊपर गुस्सा होकर आए थे वो उस समय बड़े क्रोध में थे। तो मैं गया तो मैं कहा कि सर वो ये फाइल ने बनाई है और वो पेपर तो नहीं मिला। तो वो इतने क्रोध में थे कि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिला, जाओ दिल्ली जाकर लाओ, अरे बाप। पेपर क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ। सो और फाइल को उन्होंने ऐसे गुस्से में अच्छा। फेंक दिया। तो बहुत अंदर से मेरा सेंटिमेंट हर्ट हुआ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो मैंने भी, मेरा एक्चुअली बर्दाश्त में नहीं करता हूँ, तो मेरा भी टेम्परामेंट बहुत हाई हो गया। तो मैंने भी समेटा फाइल को। और ये अगर कुछ देर रुकते तो हम भी उनको कुछ बोल देते। हम्म। लेकिन तुरंत अच्छा ये रहा कि हम निकल गए वहां से। तो उसके बाद से उनको फील हुआ कि ये तो ज्यादा हो कर दिए वो। तो उसके बाद से उन्होंने कई बार बुलाया हमको ऑफिस में, रेजिडेंस पर, लेकिन हम नहीं गए। बोले ना। तो हम और लोग, डिप्टी कलेक्टर लोग कहते थे कि भाई साहब बुला रहे हैं आप। ओएसडी बोलते थे कि आप कैसे उनको डिफाई कर रहे हैं, वो कलेक्टर हैं, वो बुला रहे हैं आपने। हमने नहीं, हम नहीं जाएंगे, जो करना होगा वो कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। तो बाद में वो झारखंड जाके वो चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए। और तो उन्होंने एक प्रेस वाले को काम दिया उसका कवर बनाने का। तो इस बीच में उनका ट्रांसफर हो गया, तब तक किताब तैयार हो गई। तो जो नए डीएम साहब आए थे और जो पुराने डीएम साहब, जो चार्ज टेक ओवर मेक ओवर हो रहा था, तो उसी समय किताब का विमोचन हुआ। तो वहां भी लोगों ने बहुत कहा कि आइए हम लेना। हालांकि जो नए वाले डीएम थे वो अभी अभी भी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, अभी बहुत क्लोजेस्ट आईएएस में से हैं। तो हम लोग नहीं, हम नहीं जाएंगे, जिनको जो निकालना है निकाले। तो खैर, लेकिन वो किताब काफी यूजफुल बनी। और उसमें बहुत मेहनत किया था मैंने, पूरे हिंदुस्तान से सभी सरकारी विभागों से, राज्य सरकार के विभागों से, सब जगह से फैक्ट्स कलेक्ट करके उसको अपने लैंग्वेज में ये करके, जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर सभी तरह की योजनाओं को शामिल करते हुए मैंने उसमें एक रास्ता सुझाया था कि युवा इस तरह से इस मार्ग पर जा सकते हैं। हम्म। उस इस बीच पुस्तक का, में वो पुस्तक आपके सामने अ, है अभी? अभी वो पुस्तक सामने है आपकी, आप दिखा सकते हैं? देखिए एक्चुअली वो कहीं नीचे है अभी तो नहीं, हम तो नीचे से ऊपर चले आए हैं, चलिए बिजली ठीक है, गुल है ठीक। इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वो नीचे में होगी कहीं। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस बीच में एक बार जब हम आरआई में पोस्टेड थे तो मैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी का कोर्स कर रहा था। तो उसका काउंसलिंग सेंटर था एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में। तो यहाँ डॉक्टर उषा वर्मा थी, मेरी टीचर थी। तो मैं बाइक से ले जा रहा था अपनी सारी छपी हुई कविताओं और सबको उनको दिखाने के लिए। अब वो बाइक उन दिनों कपड़े का जो झोला रहता था, वो जी। नीचे से कब फटा और सारी चीजें कहाँ गिरी, कहाँ ओहो। लुप्त हो गई। मेरे पास उसकी कोई एक कॉपी भी नहीं रही। तो वो सारा लॉस्ट हो गया उस समय। लेकिन ये किताब बड़ी मुश्किल से हमको मिल गई, तो ये किताब की एक कॉपी है मेरे पास। अच्छा। तो इस बीच में प्रतियोगिता किरण और इस सब में कंटिन्यूअस आलेख हम लिखते रहे। कई जगह हम शादी हो गई थी तो वाइफ के नाम से ही लिखते थे, वाइफ का ही नाम रहता था, लेकिन कंटिन्यूटी एक हमारी बनी रही। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी ट्रांसलेटर हैं वो। उन्होंने करीब 2 दर्जन किताबों को ट्रांसलेट किया है प्रभात प्रकाशन वगैरह से। और क्या? किताब वाह। घर से, पुस्तक महल से भी उनकी किताबें कुछ निकली हैं। वाह। तो हम लोग दोनों अपना मिल के कुछ कुछ करते रहते थे। बहुत। इसमें जी, इस बीच में एक डॉक्टर, एक नेहा शर्मा जी हैं, ये दुबई की, वो एक ऑनलाइन चलाती हैं कहानियां भाव की दुनिया। जी। तो उसमें लघु कहानियां हर साल हम प्रेजेंट करने लगे। पिछले 4 सालों से उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। और
मेरी एक आदत दूसरी थी कि हालांकि मेरे पास बची नहीं चीजें, क्योंकि किसी के भी बर्थडे पे, ट्रांसफर होने पे, डेथ पे या एनिवर्सरी पे, किसी भी पर भी मैं इस तरह का एक पैम्पलेट उनको गिफ्ट करता था, जिसमें कि कविताओं को मैंने लिखता था। पैम्पलेट खुद ही बनाता था मैं, और उसको वाह, जेरोक्स करा के 100-200 कॉपी करा के डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो बहुत इस तरह की बढ़िया। सैकड़ों मैंने लिखी थी। लेकिन ये चीजें 2-4 बची हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और फिर जब मैं सचिवालय आया तो यहाँ नीति आयोग का काम मुझे मिला। तो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का काम, जिसमें कि पीएम उसके ये हैं, तो उसमें बहुत सारा लिखना उखना पड़ता है। तो यहाँ भी उसी बेसिस पे हमको कॉल किया गया था सचिवालय में कि आप आइए, तो उसमें इन्वॉल्व हुई है। तो इसमें मैं इन्वॉल्व रहता था। और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म थे फेसबुक पे, सभी पे मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन कुछ कुछ दिन लिखने के बाद मेरा मन फिर उबते चला गया, तो मैंने सबको फिर छोड़ दिया। एक लंबे समय तक लिखा मैं। और एक किताब घर से एक हम लोग एक्चुअली जहानाबाद में पोस्टेड थे, तो एक डीआरडीए के रिटायर्ड क्लर्क थे, वो ट्रैवल करते थे ट्रेन पर साथ में। तो वो कुछ कुछ बताते थे कि घरेलू इलाज कैसे आप कर सकते हैं। तो मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उनकी बातें मैं अखबार पर नोट किया करता था। मैं जब भी एक्चुअली थ्रू आउट द जॉब, कलेक्टर जानते थे कि ये रुकेगा नहीं, पटना भागेगा ही। तो थ्रू आउट द जॉब, भले 12 बजे 1 बजे रात में हम पटना पहुंचे, लेकिन हम ट्रैवल करते थे और अखबार 2-3-4 रखते थे। अखबारों पे ही हम कविता लिख लिया करते थे। जितनी ट्रेन के अंदर बड़ा अच्छा माहौल रहता है कविता लिखने का, मतलब आप अलग अलग परिस्थिति के अलग अलग लोगों को जब देखते हैं, तो इतना अच्छा माहौल रहता है, बहुत सारे विषय मिलते हैं आपको लिखने के लिए। तो कविताएं और ये सब मैं काफी लिखा करता था उसमें, अखबारों पे। तो उसी समय मुझे आइडिया आया, तो मैंने किताब घर को संपर्क किया कि भाई एक हम निकालना चाहते हैं। तो मसालों का औषधीय महत्व करके किताब हमने किताब घर से निकलवाई थी। वाह, और एक प्रभात प्रकाशन से अमर सूक्तियां निकली थी। और दोनों ही प्रकाशन अम, बहुत अच्छे हैं, ये दोनों ही प्रकाशन। जी हाँ, एक्चुअली प्रभात प्रकाशन वाले तो मेरे बहुत क्लोज हैं, क्या? पारिवारिक संबंध टाइप का है। तो चूंकि मेरी वाइफ भी उनकी 2 दर्जन से ज्यादा किताबों को ट्रांसलेट कर चुकी है। वाह, तो बहुत अच्छा संबंध है उनसे। और इसी तरह से हम लोग इन्वॉल्व रहते थे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल पे जो निकलता था एसेज का, उसमें जरूर भाग लेते थे। तो एक बार जैसे मेरी वाइफ को मिला वो फर्स्ट प्राइज मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 125वीं जयंती थी, उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। अभी जैसे कंटेंट राइटिंग में पर्यटन विभाग से हमको मिला फर्स्ट प्राइज, 1 लाख रुपए का प्राइज उसमें मिला हमको। 1 लाख का? वाह, और बहुत उस बधाई। जी बहुत और जी, और उसने पर्यटन विभाग ने किताब छापी है नेट पर, आप बिहार पर्यटन पर देखिएगा तो मिल जाएगा। उसका नाम है यायावर। उसमें यायावर। पहला जो कंटेंट है वो मेरा ही उन्होंने दिया है। और भी दूसरे विनर्स तो उनका दिया है, पहला मेरा दिया है। तो इस तरह से कुछ कुछ अपना उसमें लिखते रहते थे। सभी कॉम्पिटिशन्स में भाग जरूर लेते थे, भले ही कंसोलेशन मिले कोई मिले, लेकिन मुझे इंटरेस्ट, बच्चे को भी मैंने आदत लगा दिया था। पटना का एक्चुअली बुक फेयर इनिशियल डेज में बहुत रिच बुक फेयर था। दिल्ली के बाद जो है पटना, सभी प्रकाशकों का, क्योंकि देखिए पत्रिकाओं को पढ़ने में बिहार सबसे ऊपर है भारत में। ये बिल्कुल सही अब कहा। पत्रिकाओं का जमाना ही खत्म हो गया, पत्रिकाओं का जमाना खत्म हो गया, तो पटना का बुक फेयर बहुत रिच बुक फेयर था, बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते थे। अब वो सिमट गया है, उसकी परछाई भर रह गई है। जी जी। तो आपके कितनी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई?
देखिए प्रकाश जी, जो मेरी अपनी चीजें हैं, जैसे कविताओं की बात अगर करें, तो मैं हमेशा बचता रहा प्रकाशन से, क्योंकि उन दिनों अब कहीं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का आप इन्वेस्ट करें और उस पर वो चीजें छपे, तो हम्म, मैं मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं पैसा लगाकर कोई किताब छपवाऊं। हाँ, सही कहा, तो सही अब कहा। इधर मैं इस साल, पिछले साल एक जगह गया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटेन नहीं लेते हैं, आप जो है सो उसको टाइप करवा के टाइप दीजिए। करके दिए। तो फिर मैं हट गया, छोड़ो छपवाना। जी। तो इस तरह से बाकी जो जो चीजें छपी वो आपको बताया मैंने। और कविता इन पर्टिकुलर, अभी एक साझा संकलन दो तीन निकला था, उसमें मेरी कविताएं छपी हैं। और बाकी सोलो जो है मेरा संकलन अभी तक नहीं निकला है। तो किस तरह की कविताएं आप अधिक लिखते हैं? जैसे श्रृंगार पे है या वीर रस पे है, या? श्रृंगार पे, जैसे कि अब आपको पता है ना, शुरू में जो 1990 में सरिता में छपी थी, तो वो तो स्वतः उम्र का ये था कि यूं न मुस्कुराओ मुझे शर्म आती है, एक ख्वाब सा पलने लगता है, दिल ख्यालों में उलझने लगता है। इस तरह की बातें मैं लिखता था। लेकिन जब आपको बताया कि वीक में 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन फील्ड में जरूर हम लोग इंस्पेक्शन में घूमते थे। तो मैं जैसे गांव की महिलाओं को देखता था, और कहीं दलित बस्ती में देखता था कि कितनी कठिनाई में ये लोग जी रहे हैं। तो उन विषयों पे मैं लिखने लगा। जैसे मुझे याद नहीं है, वो चीजें तो खो गई हैं। जैसे गांव की कमजोर वर्ग की औरतें बंगला अचरा नहीं करती, सीधा अचरा करती हैं। उसको ये करके मैंने एक लंबी कविता लिखी थी। उन दिनों में लंबी कविता ही ज्यादा लिखता था। या एक आरा से हम लोग कलेक्ट्रेट से निकलते थे, तो एक सामने झोपड़ी में एक औरत, बूढ़ी औरत, बिल्कुल 70-80 की साल की बूढ़ी औरत, और एक बूढ़े आदमी। और उसी वही उनका झोपड़ी जो है सो लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सारा चीज वही था। तो वो चीजें मुझे बहुत अपील करती थी कि भाई कैसे ये लोग जीवन बसर कर लेते हैं और खुश हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिन भर परिश्रम करके कुछ कमा लिया और शाम में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। उस तरह की चीजें मुझे बहुत अपील करती थी, मैं उस तरह की चीजें भी लिखने लगा। जैसे मैंने अभी एक लिखा कि कभी कभी गांव चला जाता हूँ, मिट्टी, नदी, पेड़ पौधे, गुजरे हुए दादा दादी की छांव चला जाता हूँ। हम्म, तो मुझे इधर लगा कि जो ओरिजिनल एक मेरा गांव था मधुबनी जिले में, बिहार के, या बाद में वहां से भी लोग माइग्रेट करके पटना के गांव में आए, तो कभी मैं गया नहीं था। लेकिन इधर मैं प्लान करके उन दोनों जगहों पर गया, तो मुझे बहुत टच करता था कि ये चीजें हम लोगों से छूट गई हैं, हम हम्म, लोग के पकड़ से बाहर हो गई हैं। हम्म। तो आपने कहानियां भी लिखी, या कविताएं लिखते रहे? नहीं, कहानियां भी मैंने लिखी, कुछ लिखी हैं। लेकिन थोड़ा व्यस्तता, मेरी गार्डनिंग मेरा बहुत प्रिय शौक है। तो मेरा सुबह का 3 घंटा उसी में चला जाता है। और उसके बाद एक स्माइलिंग सोल्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 1 घंटा, 1.25 घंटे का योगा होता है। तो फिर मुझे थोड़ा आलसी भी हूँ। जब किसी विषय जगह पे लिखना रहता है तो उसके लिए लिख लेता हूँ मेहनत करके, लेकिन फिर उसके बाद अलग से फिर सोचता हूँ लिखूंगा लिखूंगा, लिखते ही चला रहा, लिख नहीं पाता हूँ। बहुत सुंदर। तो साहित्यिक जीवन में, या साहित्य के जो लोग हैं, उनमें आपके पसंदीदा लोग कौन कौन पसंदीदा लोग, एक साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था पटना के ही, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं श्री अरुण कमल। हैं? जी। तो अरुण कमल जी से मैं प्रभावित था, यहाँ मैं उनसे मिलने जाता था। और फणीश्वर नाथ रेणु थे, उनकी चीजें, रचनाएं मैं पढ़ता था काफी।
बाकी उस समय थोड़ा राजनीतिक और साहित्यिक मिक्स चाहिए मुझे। जेपी बहुत अपील करते थे। जेपी के सेक्रीफाइसेस से, जेपी के लाइफ से मैं बड़ा प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण। जी। उनकी लाइफ से या उनके जीवन से क्या चीजें आपको अच्छी लगती अब देखिए, दो विशेष घटनाओं की चर्चा मैं करूंगा हैं? जी। कि बड़ी कटु सत्य है, इसलिए स्पष्टता मैं कह देता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी ने इग्नोर किया, और राजेंद्र प्रसाद यहाँ सदाकत आश्रम में एक, मैं वर्चुअली उस जगह को देखा हूँ, एक छत उसका फटा पड़ा था, पुरानी झोपड़ी थी, एकदम खत्म था। उसमें भारत के 2 बार के राष्ट्रपति रह रहे थे, निवास करते, और बुखार से छटपटा रहे थे, ऐसी अवस्था में थे वो। और कोई देखने वाला उनको नहीं था, न राज्य प्रशासन न केंद्र प्रशासन, कोई नहीं देखने वाला था। तो जयप्रकाश जी उन दिनों नवादा में एक आश्रम चलाते थे, जिसमें कि वो अकाल के समय में लोगों की मदद किए थे, लोहिया साहब के साथ। और उनका जो एक और जो थे, जो जिन्होंने ये जमीन का आंदोलन चलाया था, अ, अ, विनोबा भावे। विनोबा। विनोबा भावे। विनोबा विनोबा हाँ, भावे। विनोबा भावे के भावे। साथ वो वहाँ। जी। हम्म। हम्म। तो उनके साथ वहाँ वो काफी काम किए थे नवादा में। वो आश्रम आज भी है नवादा में। तो जयप्रकाश जी बाई चांस पटना आए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये हालत है राजेंद्र बाबू की। हम्म। तो फिर उन्होंने उनको जो है सो उनका इलाज कराया, और किसी तरह उनकी मैंने, खैर वो तो उसके बाद गुजर ही गए थे, हम्म। कुछ दिन और बचे थे, गुजर गए थे। तो ये चीजें बड़ी पेनफुल हुई कि मतलब जब प्रेसिडेंट का ये असर लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल। राजनीति बड़ी खराब चीज है इस देश के लिए। तो बड़ी सही हम बात आप। लोग चंद्रशेखर यहाँ। जी जी जी। जी। हाँ, बताइए। नहीं, बता रहे हैं, वही चंद्रशेखर यहाँ आए थे जेपी टाइम में, यहाँ आते रहते थे गांधी मैदान में। रैलियां होती थी, जुलूस चलता था, तो हम लोग उनके साथ साथ, उसमें तो युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे, तो हम लोग बड़ा जोश में उनके साथ चलते थे। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा उन दिनों यहाँ एक एमपी के इलेक्शन में खड़े हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा का आपको याद होगा कि मिसेस गांधी ने उनको प्रमोशन नहीं दिया था, और तब उन्होंने नाराज होकर जनरल उनको नहीं बनाया, किसी और को बना दिया था, और तब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो एस के सिन्हा यहाँ से पटना से एक कंस्टिट्यूंसी से खड़े हुए, तो हम लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। हालांकि बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन वो जीत नहीं पाए, कुछ वोटों से हार गए। तो मुझे उन लोगों का साथ बड़ा अच्छा लगता था। हम्म। उन्होंने बहुत दिनों तक आंदोलन चलाया कि पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा जाए, लेकिन अभी तक तो फलीभूत हुआ नहीं है। बहुत सुंदर। इस बीच हमारे साथ आदरणीय त्रिभुवन शंकर बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट। चा- चातक जी भी पधार चुके हैं। अब आजकल के राजनीतिकों से कुछ और उम्मीद रखना बेकार है। ये लोग एकदम कंसंट्रेटेड हैं सेल्फ डेवलपमेंट पर। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी इन चीजों का इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं है। तो आप साहित्य। बिहार में। जी। हाँ जी, तो साहित्यिक जीवन में जैसे आपने गोष्ठियां या कुछ कवि सम्मेलन वगैरह भी, एक तो आपने हमारे साथ ही भाग लिया था, और भी इस तरह से कई जगह आपने भाग लिया होगा। कुछ ऐसा वर्णन करना चाहेंगे आप? यहाँ एक पटना में एक बहुत प्राचीन है साहित्य सम्मेलन भवन। जी। तो रविवार वगैरह को किन्हीं किन्हीं की जयंती पर कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम चले जाया करते हैं। तो चूंकि आमंत्रित तो हम रहते नहीं हैं, लेकिन उसमें एक अवसर वो लोग प्रदान करते हैं कि कुछ और लोग अगर इसमें अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो वो साहित्य सम्मेलन के कई पटल पर मैंने अपनी चीजें रखी हैं। हम्म। और अभी अभी हम लोग गए थे वहाँ, भूटान में एक सम्मेलन हुआ था, कवि सम्मेलन।
तो वहाँ भी लोगों को बहुत पसंद आई कविताएं, और लोग बहुत इंटरेस्ट से इसको ये किए। तो एक्चुअली उत्तराखंड वाला पता नहीं आप कैसे कौन सा कह रहे हैं, हमने ध्यान नहीं। एक बाजपुर में बाजपुर काव्य वाला। सम्मेलन। हाँ, उसी में हाँ उसी तो की बात है। बाजपुर, जी, तो बाजपुर में मुझे मैं जाना नहीं चाहता हूँ इस तरह के गोष्ठियों में। देखिए, वहाँ एक कवि थे जो कि आजकल अक्सर, हाँ, पिछले कुछ सालों से टीवी पर बैठे रहते हैं, टीवी वाले उनको बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी कठिन शब्दों का प्रयोग और ऐसी इस तरह की कविताएं कौन सुनेगा, हम भी चाहेंगे तो इस तरह की भारी भरकम कविताएं लिख सकते हैं। हमने कहा कि देखिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, जो एक बात है, भावना की बात है, और जो परिस्थितियां हैं देश में, उसको हम लक्षित करके लिख रहे हैं। कोई इसमें कठिन शब्द नहीं है। तो उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि अब वो जानू मानू यही सब लिखते रहते हैं और बड़े पॉपुलर हो गए हैं। मैंने सुना तो उनको, अ, वो जी, प्रोफेशनल टाइप के हैं और हास्य ज्यादा हाँ, लिखते हैं, और उनकी जी, रचनाओं में कोई खास वो नहीं रहता, बस उनका मकसद हंसाने का होता है। मेरे उनसे बात भी हुई जी, थी, जी, वो ये कह रहे थे कि हम तिहाड़ जेल में जो है, वहाँ के लोगों को, जो जेल में जो लोग बंदी हैं उनको हंसाने जी का। हाँ, जी हाँ, ठीक कर रहे हैं आप। तो मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कोई खास कवि नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, खास अपने रहे होंगे, हम ये भी नहीं कह सकते हैं खास, लेकिन मुझे उस तरह की चीजें नहीं पसंद आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। हम्म। हालांकि उसके बाद अभी भी नेपाल में एक होने जा रहा है, हाँ हाँ तो हाँ। हमने कहा कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे नेपाल वगैरह। अच्छा। तो देखिए, एक्चुअली उसमें मेरा दोहरा उद्देश्य रहता है। मैं अम, मेरी वाइफ अब पूरे लाइफ में पेरेंट्स के साथ जब तक रही, तो कहीं घूमी नहीं एक जगह भी। जी। यूपी की रहने वाली हैं, और शादी हुई तो हमने कहा कि नहीं चलो, जरा सा पैदल चलती थी तो थक जाती थी, तो हमने नहीं, चलो। अब ऐसा हुआ कि पिछले 20 सालों से हम लोग घूम ही रहे हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर। अब मेरा घूमने का शौक ये नहीं रहता है कि हम ताजमहल देखें या दिल्ली देखें, मैं एकदम अननोन, अनटच्ड प्लेसेस को खोजता हूँ, ढूंढता हूँ। तो कहीं ऐसा काव्य सम्मेलन, हम इंतजार करते हैं उस तरह के काव्य सम्मेलन का, जो कि जहाँ की हम कभी गए नहीं हैं। तो वहाँ कोई समारोह होता है तो हम जरूर चले जाते हैं, क्योंकि उस बहाने उस जगह को भी हम देख लेते हैं। सुंदर बात। और कोई रोचक संस्मरण आपका साहित्यिक जीवन का कुछ शेयर करना चाहें आप? साहित्यिक जीवन का, आपको मैंने बताया कि मैं इस तरह का पैम्पलेट हमेशा बनाया करता था। तो एक आईएएस अफसर थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। पटना में ही रहते थे वो। तो उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट नहीं किया था, लेकिन उनके भाई मेरे मित्र थे। तो वो उन्होंने इनवाइट किया था कि चलिए राज जी आइएगा, उस दिन श्राद्ध का दिन था उस दिन। और मैंने, वो उन्होंने पत्नी के साथ जो क्षण बिताए होंगे, और पत्नी के गुजरने के बाद क्या एहसास उनको साल रहा होगा, उसको बिल्कुल आराम में थे हम तो। ट्रेन पकड़ने में जल्दी से 5 मिनट में मैंने उस कविता को लिखा था, और लिख के उसको पैम्पलेट बनाया, और फिर भागा ट्रेन पकड़ने, और ट्रेन से उतरकर मैं सीधा उनके रेजिडेंस पर गया। हम्म। अब वो उसको पढ़े तो पहले तो पढ़ के ऐसे सन्नाटे में देखते रहे, और फिर इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि सभी लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तो मुझे लगा कि मेरे भाई, मुझसे क्या भूल हो गई। तो लेकिन बोले कि नहीं भाई, तुम तो ऐसा लिख दियो कि जो हम फील कर रहे हैं वही चीज तुम लिखे हो। हम्म। इसलिए मुझे रुलाई आ गई। उनके तो इस मन तरह की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं, जी, उनके मन की बात आपने कही, तो बहुत ही शानदार आपका साहित्यिक यात्रा रही, जी, राजेश जी। अब हमारे साथ चार लोग जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि एक एक करके वे, अगर उनके मन में आपकी साहित्यिक जीवन के बारे में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। वो आरंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कोई प्रश्न राजेश जी के से हो तो आप पूछें। धन्यवाद, धन्यवाद।
मतलब आपका मूलतः जो साहित्यिक या कविता या कहानियां लिखने का मूल उद्देश्य क्या है होता है? तो क्या मूल विषय, क्या मूल उद्देश्य है? साहित्य की रचना का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि किसी भी, जैसे किसी एक क्षण को मैं चुरा लेता हूँ और उसको लेकर मैं अपनी रचना गढ़ता हूँ और गढ़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि संदेश प्रसारित हो। ये वही उद्देश्य संदेश का नहीं। क्या उद्देश्य है? संदेश का उद्देश्य ये है कि उससे कुछ सुधार आए, रिफॉर्म्स हो कल। जी, सही कहा। मगर बहुत जब सुंदर। जब तक कोई उद्देश्य न हो, तब तक रचना का क्या उद्देश्य? जी जी। सही कहा। बहुत सुंदर बात। तो अब मैं आगे चलते हैं और अब मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से निवेदन करता हूं कि उनके मन में आपसे कोई प्रश्न हो तो वो जरूर करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आज अस्वस्थ था, इसलिए मैं ठीक समय से जुड़ नहीं पाया, और मैंने राजेश जी को पूरा सुना भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ प्रश्न करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। आशीर्वाद ही बहुत है, आशीर्वाद चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप इनके वीडियो देख लीजिएगा। तो उसके बाद जरूर। आदरणीय पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ी थी और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अगर कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहें, अगर कोई मन में कोई जिज्ञासा हो कि मुझे ऐसा पूछना है तो आप जरूर पूछें। स्वागत है आपका। मैं भी विलम्ब से जुड़ पाई, कुछ एक कार्यक्रम में गई थी, आने के बाद कुछ लेट हो गई। प्रश्न जी, तो कुछ भी होता नहीं है मेरे पास में, बस यही है कि बस जुड़े रहें, अच्छे अच्छे लिखते रहें और बहुत सारी शुभकामनाएं, जी जी। बधाइयां देती हूँ मैं। इसी धन्यवाद। तरह जुड़े रहें और अच्छा लगता है, सब लोगों से मिलना हो जाता है इस बहाने। आप जी। लिखते रहें। अच्छा, तो जी जी जी, बहुत बहुत आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नताशा जी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। नताशा जी, स्वागत है आपका। मैं मतलब अब मैं देख रही हूँ कि मैं आप लोगों से उम्र में भी बहुत छोटी हूँ और साहित्य में भी मैं बहुत छोटी हूँ। तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, बस राजेश जी इतना बताऊंगी कि मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी जल्दी जल्दी आने वाले हैं। तो वो जो थोड़े बहुत फोटोकॉपी रखे हैं वो ज्यादा बनवा के रखिएगा, मैं एड्रेस भेज दूंगी। जी अच्छा, जी अच्छा। जी जी जी। अभी से मतलब पहले से ही बधाई दिए देते हैं। चलिए तो जी ये तो राजेश जी को एक बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा सफर रहा आपका साहित्य का। मतलब मैं पहले राउंड में थोड़ा कम जुड़ पाई, ऑफिस से ही आई थी तो देर हो गई थी मुझे। लेकिन मुझे मुझे ध्यान था कि मुझे जुड़ना है, आज से ही मैं जुड़ गई थी। जी जी। तो जैसा कि हमने आज राजेश जी को क्या उनका व्यक्तित्व रहा, क्या उनकी जीवन शैली रही, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके एक अच्छे मुकाम तक वो पहुंचे, आज हमने उनके जीवन परिचय से जाना। आज से पहले हम उनको केवल इतना ही जानते थे कि वो कविताएं करते हैं। तो बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी बातें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित हमको बताई, और साहित्य का भी उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन का, भले ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक पुस्तकें प्रकाशित नहीं करी, लेकिन विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र में होने के बावजूद भी इतने अच्छे लोगों के साथ, कलेक्टर जैसे बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया लिखने के लिए और उनसे पुस्तक लिखवाई, और वो पुस्तक सभी सरकारी कार्यालयों में जैसा कि वो बता रहे थे कि विद्यमान है, उपलब्ध है। तो ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 1 लाख रुपए का उनको पुरस्कार भी मिला है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है।
इसी तरह बहुत सुंदर साहित्यिक जीवन उनका रहा और बहुत सारी बातें हमने उनसे सुनी। और अब अगले चरण में हम उनसे उनकी पसंदीदा, उनकी चुनी हुई जो रचनाएं हैं उनसे सुनेंगे। और 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं एक नए लिंक पर। आप सभी उपस्थित रहें, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार करता हूं और जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चरण में शीघ्र ही नए लिंक में।